जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच 5 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम 5 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे और साथ में उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी क्लास को अंत तक पूरा मन लगाकर देखिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, याद रखिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप पहले से स्टूडेंट हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव आ सकें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 जनवरी, बी 3 जनवरी, सी 4 जनवरी और डी 5 जनवरी। तो दोस्तों, याद रखिए कि विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों, लुईस ब्रेल जो थे, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था और इन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन होते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, वह लोग भी पढ़ लिख सकते थे। और इस लिपि के माध्यम से ही आज के समय में भी दिव्यांग जो बिना आंखों के हैं या देख नहीं सकते, वह पढ़ते लिखते हैं। तो इनके इस योगदान के लिए 4 जनवरी को, इनके जन्मदिन के दिन, ब्रेल लिपि दिवस यानी ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, प्रस्ताव पारित हुआ 2018 में और पहला ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 2019 में। याद रखिए, कब? 2019 में पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और किसकी याद में? तो लुईस ब्रेल की याद में, जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। याद रखिए दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? 4 जनवरी 1809 को। देखते हैं और कहाँ के थे यह भी याद रखें, तो यह फ्रांस के थे, यह याद रखें। देखिए, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुष आहार योजना को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए सर्बानंद सोनोवाल, बी अश्विनी वैष्णव, सी तेजस्वी सूर्य और डी मनसुख मांडविया। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आहार योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? सर्बानंद सोनोवाल। इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों, जो आयुष आहार योजना होगी, इसके माध्यम से जो स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए जो पोषक डाइट होनी चाहिए यानी पोषक आहार होना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 30 और डी 22। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं के में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। इसकी शुरुआत कब से होती है साहित्य अकादमी पुरस्कार की? तो 1954 से। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस साल यह कितनी? तो 20 भाषाओं में दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? 20 भाषाओं में दिया गया, याद रखिए। शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU का पता लगाया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी चीन। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU, जो कि ओमिक्रॉन से भी खतरनाक माना जा रहा है, का पता लगाया है। दोस्तों, नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक उत्परिवर्तित तनाव कहा जाता है।
B.1.640.2 या IHU वेरिएंट को सबसे पहले संस्थान IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन में शिक्षाविदों द्वारा पहचाना गया था और इसमें 46 उत्परिवर्तन शामिल हैं जो कि ओमिक्रॉन से अधिक हैं। मार्सिले के पास इस नए वेरिएंट के लगभग 12 मामले सामने आए हैं और इसे अफ्रीकी देश कैमरून से जोड़ा गया है, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ओमिक्रॉन स्ट्रेन अभी भी हावी है। तो दोस्तों याद रखिए कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट IHU कहाँ के वैज्ञानिकों ने, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। अब हम नजर डालेंगे फ्रांस की तरफ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी अगर सीमा देखेंगे हम तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर से दिखते हैं तो यह क्या है, बेल्जियम से इसकी सीमा लगी, यह लग्जमबर्ग से इसकी सीमा लगी। इसके यहाँ से अगर हम आके देखेंगे तो यह स्विट्जरलैंड से इसकी सीमा होगी, यहाँ पर यह इटली से इसकी सीमा और यह स्पेन से इसकी सीमा। यह तो हो गई कौन सी, स्थलीय सीमा। अब इसकी अगर हम देखें तो यही तटीय सीमा है दोस्तों, बे ऑफ बिस्के से यहाँ से भी तटीय सीमा है और मेडिटेरेनियन सी से भी इसकी तटीय सीमा है। आगे हम फ्रांस से जुड़ा स्टैटिक जीके देखें अगर, तो फ्रांस की सबसे पहले डिटेल्स में देखें कि फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में इमानुएल मैक्रोन है तथा प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है। दोस्तों फ्रांस की दो मुद्रा हैं, यूरो और CFA फ्रांक। याद रखना है दोस्तों कौन कौन सी मुद्रा, यूरो और CFA फ्रांक। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। याद रखिए पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर। दोस्तों आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में आपको अभी बताया बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। दोस्तों याद रखिए इंग्लिश चैनल ही है जो यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग करता है, या फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में भी सीमा बनाता है। कौन सा, इंग्लिश चैनल। आगे देखें दोस्तों तो फ्रांस के उपनाम देखें तो फ्रांस को लघु यूरोप, किसानों का देश, सुरा एवं सुंदरियों का देश, 3 उपनामों से जाना जाता है। कौन सा, लघु यूरोप, किसानों का देश, सुरा एवं सुंदरियों का देश। आगे उपनाम देखें तो पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है इसे विश्व में फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पेरिस में 2 प्रमुख मुख्यालय स्थित हैं, आपको याद रखना है, इंटरपोल का मुख्यालय और यूनेस्को का मुख्यालय। और भी अन्य मुख्यालय हैं लेकिन जो प्रमुख पूछे जाते हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में, वह कौन कौन से, इंटरपोल और यूनेस्को दोनों पेरिस में स्थित हैं। दोस्तों फ्रांस का अगर आप उत्पादन में देखें तो फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा शैंपेन शराब का उत्पादक है। दोस्तों शैंपेन शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, तो फ्रांस, याद रखें। तथा साथ ही विश्व का सबसे ज्यादा यात्रा किया जाने वाला देश कौन सा है, तो वह भी फ्रांस है, याद रखिए। फ्रांस और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास देखें अब तो गरुण युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास, यह 3 युद्ध अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में होते हैं। दोस्तों याद रखिए इनमें आपको आपस में ऐड नहीं करना है। अगर आप वरुण शक्ति कर देंगे तो यह इंडोनेशिया और भारत का हो जाएगा। इसलिए गरुण युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास तीनों कहाँ के हैं, भारत और फ्रांस के बीच के हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है भारत अभ्यास मिलन 2022 में कितने देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन है A 45, B 47, C 48 और D 46। तो दोस्तों याद रखिए भारत अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। दोस्तों पहली चीज तो कब से शुरू होगा, तो 25 फरवरी 2022 से, और कहां, तो विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। विषय यानी कि थीम बहुत अच्छे से याद रखें, संस्करण कौन सा है यह भी याद रखें। तो यह 11वां संस्करण है और इसकी थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था और अनुकूल नौसेनाओं के साथ आयोजित किया गया था। दोस्तों याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो मिलन है
यह कितने देशों के अभ्यास मिलन कब से शुरू हुआ, तो 1995 से। किस प्रकार का है, तो द्विवार्षिक है, मतलब 2 सालों में एक बार होता है। 2022 में इसका 11वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है और 11वां संस्करण इसका विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। इतनी चीजें आप याद रखें इस प्रश्न से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। आपके ऑप्शन है, ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी इटली और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अवधि ग्रहण की है। दोस्तों याद रखिए कितने समय के लिए यह यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा फ्रांस, तो 6 महीने के लिए। देश अगले 6 महीने के लिए 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेगा। यह 13वीं बार है जब फ्रांस ने घूर्णन राष्ट्रपति का पद संभाला है। दोस्तों घूर्णन राष्ट्रपति से मतलब टोटल यूरोपीय संघ का राष्ट्रपति कौन बना, फ्रांस। और यह कब से कब तक, तो 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक के लिए। दोस्तों यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य रिकवरी स्ट्रेंथ ब्लॉगिंग है। याद रखिए दोस्तों क्या क्या, रिकवरी स्ट्रेंथ ब्लॉगिंग है दोस्तों। और याद रखिए कौन कर रहा है, तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है। और कितने समय के लिए, तो 6 महीने के लिए। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है। आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में पाकिस्तान ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है। दोस्तों पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने रावलपिंडी में बताया कि 23 मार्च को फ्लाई पास्ट में 25 चीनी लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। दोस्तों J-10C को चीनी वायुसेना का एक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन यह राफेल की अत्याधुनिक क्षमताओं की तुलना में काफी पीछे है। हालांकि चीनी मीडिया इसे राफेल की क्षमता के बराबर का लड़ाकू विमान बताती हैं। हालांकि राफेल की अत्याधुनिक क्षमता, बेहतर सेंसर और इसकी युद्ध क्षमता इसे J-10C से अलग बनाती हैं। दोस्तों नजर डालें अब पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तथा यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। दोस्तों पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं। तो यह पाकिस्तान का मैप है, जिसकी अगर सीमा देखेंगे आप तो ऊपर अफगानिस्तान से, यहाँ ईरान से और भारत से, इस साइड चीन से इसकी सीमा लगती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर्स बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का क्या नाम है। दोस्तों याद रख, आपके ऑप्शन है, ए कोरबेवैक्स, बी कोवैक्सीन, सी कोविशील्ड और डी फाइजर। तो दोस्तों याद रखिए भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर्स बाइंडिंग डोमेन कोरबेवैक्स सब यूनिट वैक्सीन है। याद रखिए दोस्तों इसका नाम क्या है, कोरबेवैक्स, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 का रिसेप्टर्स है, जो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है, कोरबेवैक्स। दोस्तों कोरोना वायरस से जंग के बीच देश को 2 और 3 वैक्सीन का साथ मिला। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन कोवैक्स और बायोलॉजिकल कॉर्बैक्स शर्तों के साथ आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दोस्तों नाम क्या है इसका, कॉर्बेवैक्स याद रखना है आपको। और यह किसके, DCGI यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन कोवोवैक्स और बायोलॉजिकल कोवोवैक्स
शर्तों के साथ आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पेंशनभोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी ओडिशा। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में पेंशनभोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में पेंशनभोगियों 2022 के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। इसकी मदद से पेंशनभोगियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना मोबाइल फोन का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कराने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिए कि इसकी शुरुआत किसने की? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इसके नाम क्या है? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली इस योजना का नाम है। इसकी मदद से क्या होगा? तो इसकी मदद से पेंशनभोगियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना मोबाइल फोन का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने में मदद मिलेगी। देखते हैं दोस्तों आगे उड़ीसा को। तो सबसे पहले अगर उड़ीसा की सीमा देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा लगती है। दोस्तों अब हम नजर डालेंगे उड़ीसा की डिटेल्स की तरफ। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आपको पहले बता दिए। पावर परियोजनाओं में सिर्फ एक यहाँ की पावर परियोजना फेमस है जो पूछी जाती है, तालचर या तालेचर सुपर थर्मल पावर परियोजना। इसको दोस्तों दोनों नामों से जाना जाता है, तालचर भी और तालेचर भी, तो आप याद रखिए। दोस्तों झीलें देखें तो चिल्का झील, अनसुप्पा झील और कंजिया झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, याद रखिए। जिनमें से सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की चिल्का झील, याद रखना है आपको। 2 झीलें भी याद रखिए, अनसुप्पा झील, कंजिया झील तो रखिए, लेकिन चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, याद रखिए। पावर परियोजना देखिए अगर दोस्तों तो आपको बता दी तालेचर सुपर थर्मल पावर परियोजना यहाँ की एक पावर परियोजना है। राष्ट्रीय उद्यान देखें अब तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और नंदनकानन प्राणी उद्यान। तो दोस्तों याद रखिए कि यह सारे जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कौन कौन से? सिमलीपाल, भीतरकनिका, उषा कोठी, दोस्तों सतकोशिया और नंदनकानन। दोस्तों अब उड़ीसा में स्थित बांध देखें तो हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी नदी पर बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, याद रखिए। हीराकुंड बांध और महानदी पर बनाया गया है। दूसरा बांध है दोस्तों यहाँ का रेंगाली बांध, जो कि ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया है, याद रखिए। ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली बांध और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। दोस्तों स्टेडियम देखिए तो बारावाती स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम और सुरेंद्र साई स्टेडियम। जिनमें से बारावाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कटक में, याद रखना है दोस्तों। बारावाती स्टेडियम कटक में स्थित है और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस के लिए फेमस है, जबकि कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है और यह इंटरनेशनल हॉकी मैचेस के लिए फेमस है। दोस्तों आगे देखें तो 100% आबादी को कोविड-19 की टीकाकरण करने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर बना है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया देश में के रूप में भी जाना जाता है। अभी आपको बताया था जब राजधानी का नाम बताया कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को। उड़ीसा के लोक नृत्य देखें तो छऊ, पैका, सवारी, संचा, घूमरा, जदूर, मुदारी, गरुड़ वाहन या आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों तो आखिरी देखें अगर उड़ीसा से तो उड़ीसा में स्थित पर्यटक स्थल पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील और महेंद्रगिरी पर्वत, यह चीज़ें उड़ीसा में घूमने के लिए हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, वल्लभ प्रकाश को हाल ही में 3 वर्षों के लिए किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी जम्मू और कश्मीर बैंक, डी इंडियन बैंक। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में वल्लभ प्रकाश को हाल ही में 3 वर्षों के लिए
जम्मू और कश्मीर बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को 3 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले हो से प्रभावी होगी। तो दोस्तों, नियुक्ति कैसी होगी कि अगर वो कल ही ज्वाइन कर लें तो चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज 10 अप्रैल 2022 तक सेम रहेगा। दोस्तों, जो भी पहले हो से प्रभावी होगा, जबकि साथ ही आर के छब्बर को बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। दोस्तों, नजर डालें अब जम्मू और कश्मीर बैंक की तरफ। तो जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है तथा स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। दोस्तों, याद रखिए यहाँ की मुख्यालय कहाँ है जम्मू और कश्मीर बैंक का, तो श्रीनगर में, और स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1938 को। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फीडबैक दें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखने के बाद याद रखिए, आज रात 9:40 पर इसी वीडियो से टेस्ट होगा। हमारे ग्रुप टेलीग्राम पर जो ग्रुप है स्मार्ट लर्निंग हब क्विज, उसमें टेस्ट होगा और डिटेल से क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो केयरफुली देखिए और वह टेस्ट जरूर अटेंड कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।